अब हमारे पास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। दो मिरर हैं जो कि आमने सामने एक पैरेलली रख दिए गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर PQ एट बी। एक इंसिडेंट रे जो AB है वो मिरर PQ पर B पॉइंट पे स्ट्राइक हो रही है। द एट बी द रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे ये टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। यहाँ से ये जाती है तो PQ मिरर पे B पॉइंट पे स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, BC पाथ में जाती है और RS मिरर पे C पॉइंट पे स्ट्राइक होती है। उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, फिर C पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट से स्ट्राइक होकर के रिफ्लेक्ट होकर के ये अपना CD पाथ में मूव करने लग जाती है। हमें प्रूफ क्या करना है, AB जो है पैरेलल है CD के। देखो हमें बोला क्या गया है, मिरर PQ एंड RS पैरेलल है, लाइन भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो PQ RS पैरेलल है, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आती है, फिर स्ट्राइक होकर यहाँ पे से जाती है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक होकर फिर यहाँ पे से जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। हमें क्या बोला गया, ये जो AB इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे CD के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिजिक्स का एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है और इस पे एक इंसिडेंट रे ऐसे स्ट्राइक होती है तो ये वापस भी जाएगी। अगर कोई मिरर है, पॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट उससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होके जाती है। मान लीजिए ये ऐसे चले गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। तो मिरर तो ये है और मिरर के ही जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे क्या बनता है, नॉर्मल। नॉर्मल बनेगा जस्ट यहां से। नॉर्मल यहीं से ही क्यों बना, यहां से क्यों नहीं बना, यहां से क्यों नहीं बना। अगर रिफ्लेक्टेड, अगर इंसिडेंट रे वहां स्ट्राइक होती तो मैं वहां से बनाता, यहां स्ट्राइक होती तो मैं यहां से बनाता, यहां स्ट्राइक हो रही है तो मैंने यहां से बनाया। क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे ये होता है कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो यहीं से नॉर्मल भी बनेगा मिरर के परपेंडिकुलर। मतलब ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक। इसको भी ध्यान देते हैं। तो रूल क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द नॉर्मल, ये वाला एंगल जो कि I है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द नॉर्मल I एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द नॉर्मल के बराबर होता है। यहाँ पे से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दो मिरर रखे गए हैं, उस पर स्ट्राइक हो रही है एक रे, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल बनेगा मिरर के परपेंडिकुलर, वहीं से बनेगा जहाँ पे लाइन, जहाँ पे वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक हो रही है। तो B से बनाना स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट E, सही है। यहाँ पे भी ये इसके लिए इंसिडेंट रे है, पॉइंट मिरर PQ के लिए इंसिडेंट रे है AB, रिफ्लेक्टेड रे है BC। बट मिरर RS के लिए इंसिडेंट रे है BC और रिफ्लेक्टेड रे है CD। तो इसके लिए इंसिडेंट रे कहाँ स्ट्राइक हो रही है, पॉइंट C पे। तो RS के परपेंडिकुलर एक और नॉर्मल खींचेगा जो कि पॉइंट C से होके जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ F। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया BE is perpendicular to PQ and CF perpendicular to RS। ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो यहीं पे भी वही अप्लाई होगा। जो ये वाला एंगल है इसको आप मान लो एंगल 1,
जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, इसको आप मान लो 2 एंड इसको मान लो आप 3, इसको मान लो आप 4। तो एंगल 1 2 3 4, जो एंगल 1 है ना, जो ये एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप लिख सकते हो डायरेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां पे लिख दे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन का नियम है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे ही एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम यहाँ पे जाएगा। अब हम चलते हैं कि क्या AB और CD पैरेलल लाइन होगी। देखो पैरेलल लाइन प्रूफ करने के 3-4 तरीके हैं। को इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लो। बट मुझे एक बात ध्यान दो कि अगर कोई लाइन, जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन खींची, ये वाली 90 डिग्री पे खींची जाएगी, ठीक। ये दूसरी लाइन जो है, इस दोनों पैरेलल हैं, इस दूसरी लाइन पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा ऊपर के लिए, ये भी 90 डिग्री पे खींचा जाएगा। क्या दोनों का एंगल सेम है? दोनों का एंगल सेम है ना, तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगी, इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम ही होगा। यही वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो जरा, क्या मिरर PQ और RS पैरेलल हैं? बिल्कुल, उसने दिया है इंफॉर्मेशन, PQ एंड RS पैरेलल है। और परपेंडिकुलर BE PQ पर है, परपेंडिकुलर CF RS पे है। जब दोनों ही यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा BE एंड ये हो जाएगा CF। इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि है BC, ये B पॉइंट को मान लेता हूँ, ये C है, C को यहाँ मान लेते हैं। तो ये दोनों ऐसे मीट कर दिए, ये ट्रांसवर्सल लाइन BE और CF दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी BC। क्या दो पैरेलल लाइन को काटने वाली ट्रांसवर्सल के, दो पैरेलल लाइन को काटने वाली ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं? ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। अब जरा फिगर में देख के बताओ, क्या ये जो B से लगा हुआ ये वाला एंगल है, क्या वो 2 नहीं है? ये एंगल 2 है। जो ये C से लगा वाला ये वाला एंगल है, ये 3 नहीं है, ये 3 है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक। देखो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। ये सभी आपस में इक्वल है, ये सभी आपस में इक्वल है। ये इसको भी मैं एंगल 1 बोल सकता हूँ, ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1, एंगल 1 एंगल 1, सब के सब आपस में इक्वल है। तो मैं किसी को भी कोई सा भी नाम दे सकता हूँ। तो जब मैं किसी को कोई सा भी नाम दे सकता हूँ, तो किसी दो एंगल का सम अगले दो एंगल के सम के बराबर भी हो सकता है। जैसे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। मैं इन दोनों का सम लेकर के बराबर इन दोनों का सम भी तो कर सकता हूँ। बात तो वही है। एंगल 1 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका सम क्या होगा? इनका सम वही होगा जो इन दोनों का सम होगा, क्योंकि चारों के चारों आपस में इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये वाला देखो एंगल, ये वाले दो कौन से एंगल है? ये वाले एंगल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। और ये वाले दो कौन से एंगल हैं जिसको मैं अब मार्क कर रहा हूं? ये वाले एंगल। जब ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो मुझे लाइन AB और लाइन CD के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं। बना के दिखाता हूं मैं आपको। AB को मान लो आप ये वाली लाइन, CD को मान लो आप ये वाली लाइन, एंड BC जो ट्रांसवर्सल है उसको मान लो आप ये वाली लाइन। ये हो जाएगा पॉइंट B,
ये हो जाएगा पॉइंट सी, ये हो जाएगा ए एंड ये हो जाएगा डी। तो ए बी जो है और ये सी डी लाइन है, ये डी है ना, हाँ ये डी है लाइन, ए बी जो है सी डी, ये पैरेलल हमें प्रूफ करनी थी, होने वाला बस। ये वाला एंगल यहाँ पे थे और 3 और 4 यहाँ पे थे। देखो एक लाइन ये दी, दूसरी लाइन ये दी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हैं। अगर ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये एक्सियम है कि अगर किसी ट्रांसवर्सल कोई दो लाइन से होकर गुजरती है और उस ट्रांसवर्सल से अगर उस ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन जिससे ट्रांसवर्सल होके गुजर रही है वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी होता है समाप्त।